गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शर्त, संकेत या कल्पना सूचक वाक्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको बताया गया कि शर्त प्रकट करने वाले वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, शर्त कैसे प्रकट की जाती है, शर्त प्रेजेंट टेंस में कैसे प्रकट की जाती है, फ्यूचर टेंस के लिए, पास्ट टेंस के लिए, और काल्पनिक शर्तें भी, ये विभिन्न प्रकार की शर्तों का हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं, ये सारी जानकारी दी जा चुकी है। यह अंतिम वीडियो है इस चैप्टर के अंतर्गत। मान लीजिए आपको लॉटरी मिले तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपको लॉटरी मिले तो आप क्या करेंगे? मिले का मतलब जीत लेंगे आप। सपोज या सपोजिंग यू ओन ए लॉटरी, सपोजिंग यू, मान लीजिए कि मतलब सपोजिंग यू ओन ए लॉटरी, व्हाट वुड यू डू? तो आप क्या करेंगे? सपोजिंग यू ओन ए लॉटरी, आपने एक लॉटरी जीत लिया, व्हाट वुड यू डू? तो आप क्या करेंगे? दूसरा, मान लो आदमी अमर हो जाए तो खाद्य समस्या क्या क्या होगा? सपोज या सपोजिंग मैन बीकेम इमॉर्टल, अमर हो जाए। सपोज मैन बीकेम इमॉर्टल, ध्यान देंगे क्रिया पास्ट टेंस की आ रही, बीकेम, इसलिए कि कल्पना है, ऐसी कल्पना है जिसके पूरे होने की संभावना नहीं के बराबर। सपोज मैन बीकेम इमॉर्टल, व्हाट वुड बी? तो व्हाट वुड हैपन टू फूड प्रॉब्लम, व्हाट वुड हैपन, क्या घटित होगा, क्या होगा, व्हाट वुड हैपन टू फूड प्रॉब्लम। ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं। एक भाग में मान लो या मान लीजिए धन उपवाक्य का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं। एक भाग मान लो या मान लीजिए से शुरू होता है और उसके साथ एक उपवाक्य जुड़ा होता है, और इससे कल्पना, सपोजिशन या एजम्पशन का बोध होता है। यानी जो उपवाक्य मान लो या मान लीजिए से शुरू होता है और मान लीजिए से एक उपवाक्य जुड़ा रहता है, उससे कल्पना यानी सपोजिशन या एजम्पशन का बोध होता है। दूसरा भाग तो से आरंभ होता है और इससे परिणाम क्या होगा या अनुमान लगाया जाता है कि क्या होगा। जैसे मान लो आदमी अमर हो जाए, यह एक कल्पना की गई है। मान लो आदमी अमर हो जाए, क्या एक सपोजिशन है, कल्पना है, और उसका रिजल्ट पूछा जा रहा है, व्हाट वुड हैपन टू फूड प्रॉब्लम, तो खाद्य समस्या का क्या होगा, उसका अनुमान लगाया जा रहा है। रूल्स बनेगा कैसे? जैसे सबसे पहले सपोज रखिए, उसके साथ क्लास जोड़ दीजिए, आदमी अमर हो जाए, और प्लस कामा लगाइए, तो के लिए कामा, और फिर क्लास, अगला क्लास लिखिए, यानी प्रिंसिपल क्लास लिखिए, व्हाट वुड हैव। करा सबसे पहले आप सपोज लगाइए, उसके बाद उसके साथ जुड़ा हुआ क्लाज लिखिए, जैसे आदमी अमर हो जाए, मैन बीकेम इमॉर्टल, फिर उसके बाद कामा का प्रयोग कीजिए और फिर अगला उपवाक्य लिखिए। और दूसरा भी है, सपोज के जब सपोजिंग कर दीजिए, फिर क्लाज लिखिए, कामा लगाइए, क्लाज। जब ऐसी कल्पना का बोध हो, नोट, जब ऐसी कल्पना का बोध हो जिसकी पूर्ति असंभव हो, जब ऐसी कल्पना का बोध वाक्य के माध्यम से हो जिसकी पूर्ति होना असंभव हो, तो दोनों क्लासेस पास्ट टेंस में लिख देते हैं। कहा जब ऐसी कल्पना की जाए जिसकी पूर्ति होना असंभव हो, तो दोनों उपवाक्य पास्ट टेंस में आते हैं। सपोज या सपोजिंग, क्लास जो आएगा वो पासिबल पास्ट में होगा, और फिर अगला क्लास जो जोड़ेंगे कामा लगा करके, वो अभी सिंपल पास्ट में होगा। जैसे मान लो कि मरे हुए जी जाएं तो क्या होगा? आगे उदाहरण दिया गया, मान लो कि मरे हुए जी जाएं तो क्या होगा? सपोज डेड केम बैक टू लाइफ, कह रहा सपोज, मान लो, या सपोजिंग भी लिख सकते हैं,
मान लो डेड केम टू लाइफ, बैक टू लाइफ। मान लो डेड केम बैक टू लाइफ, वापस जिंदा हो जाए, बैक टू लाइफ। व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, क्या घटित होगा। तो इसमें जरा देखिए, सपोज डेड मरे हुए, केम सिंपल पास्ट में है, सपोज डेड, डेड हो गया सब्जेक्ट, केम हो गया पास्ट टेंस बैक टू लाइफ, और यहाँ कामा लगाया गया, व्हाट वुड हैपन, ये भी पास्ट टेंस में, विल का पास्ट टेंस है, वुड, व्हाट वुड हैपन। जब ऐसी कल्पना का बोध हो जिसकी पूर्ति कुछ हद तक संभव हो, नोट नंबर 2। लेकिन जब ऐसे कल्पना का बोध हो जिसकी पूर्ति कुछ हद तक संभव हो कि पूर्ति हो सकती है, तो पहले भाग में यानी सपोज वाला भाग प्रेजेंट टेंस में बना देते, और दूसरा वाला भाग जो है वो फ्यूचर टेंस में प्रयोग कर दिया जाता है। यानी अगर ऐसी कल्पना की गई है जिसकी पूर्ति होने की कुछ हद तक संभावना हो कि कार्य पूरा हो सकता है, तो ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए पहले भाग को यानी सपोज वाले भाग को आप प्रेजेंट टेंस में बना लीजिए, और दूसरे वाले भाग को आप फ्यूचर टेंस में बना लीजिए। सपोज, सपोजिंग, दोनों में कोई, उसके बाद क्लाज लगाइए। तो पहला क्लाज प्रेजेंट टेंस में लिखिए, और कामा लगा के दूसरा क्लास जो होगा वो फ्यूचर टेंस में होगा। जैसे मान लो कि आज रात वर्षा हो, मान लो कि आज रात वर्षा हो, तो क्या करोगे, सपोजिंग इट रेन्स टू नाइट, सपोजिंग या सपोज इट रेन्स, देख रहा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस लगा हुआ है, इट रेन्स टू नाइट, कामा कर दिया। और अगला फ्यूचर टेंस में व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, सपोजिंग इट रेन्स टू नाइट कामा व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। नोट नंबर 2, ऐसे वाक्यों में की का अनुवाद दैट नहीं होता है, ऐसे वाक्यों में की का अनुवाद दैट नहीं होता, अर्थात दैट छिपा रहता है। ऐसे वाक्यों में हिंदी का जो की आता है उसका अनुवाद नहीं करते हैं, उसका अनुवाद की का दैट नहीं लगाते हैं, बल्कि दैट को छिपा लिया जाता है, दैट वहां छिपा रहता है। अब अगला है मान लो या मान लीजिए कि यह एक वृत्त है, मान लो या मान लीजिए कि यह एक वृत्त है। लेट इट बी ए सर्किल, लेट इट बी ए सर्किल, मान लीजिए कि यह एक वृत्त है, लेट इट बी ए सर्किल, जैसे मैथ पढ़ाया जाता है, रेखा गणित पढ़ाया जाता है। मान लो या मान लीजिए ABC त्रिभुज है, एक त्रिभुज, मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है। लेट ABC बी, सॉरी, लेट ABC बी ए ट्रायंगल, बी ए, लेट ABC बी ए ट्रायंगल, कह रहा मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है। ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं, यानी ऊपर जो लिखा हुआ है मान लीजिए यह एक वृत्त है, ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं। पहले भाग में मान लो या मान लीजिए आता है, कर ऐसे वाक्यों के हिंदी में दो भाग होते हैं, अंग्रेजी में भी दो भाग होते हैं। हिंदी में पहला भाग जो होता है उसमें मान लो या मान लीजिए से शुरू होता है। ऐसे कल्पना, सपोजिशन यानी एजम्पशन, करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है। यानी कह रहा कि पहला भाग जो आता है जो मान लो या मान लीजिए से शुरू होता है, उस उपवाक्य के द्वारा एजम्पशन मतलब कल्पना
सपोजिशन करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है। तभी तो देखना कि मान लीजिए, इसके द्वारा क्या कहा जा रहा है, कल्पना कीजिए, मान लीजिए। तो यह कह रहा है कि पहले भाग के द्वारा कल्पना करने का आदेश दिया जाता है। इस प्रकार पहला भाग आज्ञा सूचक या आज्ञार्थक उपवाक्य होता है। यानी यह पहला भाग है, लेट ए बी सी। यह क्या है, मान लीजिए, यह आज्ञा सूचक या आज्ञार्थक उपवाक्य होता है। दूसरा भाग की से आरंभ होता है। दूसरा वाला भाग की से आरंभ होता है। रूल्स, पहले लेट लगाइए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, फिर बी लिखिए, नाउन, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिए। लेकिन यह जो सब्जेक्ट होगा, लेट का ऑब्जेक्ट होगा और इसका यह सब्जेक्ट बनेगा। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। नोट, ऐसे वाक्यों में की का अनुवाद नहीं होता। ऐसे वाक्यों में की का अनुवाद नहीं होता। मान लीजिए, या मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, या मान लो कि यह आया है ना, की का अनुवाद नहीं होता। दूसरा, ऐसे वाक्यों में है का अनुवाद होता है बी। कर ऐसे वाक्यों में क्रिया जो है आती है या है आता है, उसका अनुवाद होता है बी, न कि इज आर नहीं लगाएंगे। लेट इट बी लगाएंगे, इज आर नहीं होता। यानी ऐसे वाक्यों में है का अनुवाद होता है बी, न कि इज आर। दूसरा, उपवाक्य का कर्ता लेट क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है। उपवाक्य का कर्ता यानी एबीसी जो आया है, इट आया है, इस उपवाक्य का सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट है। लेट का इट ऑब्जेक्ट है और बी क्रिया का सब्जेक्ट है। लेट का एबीसी ऑब्जेक्ट है और बी का सब्जेक्ट है। उपवाक्य का कर्ता लेट क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे लेट इट, लेट एबीसी, लेट देम, लेट हिम। तो इस तरह से इस चैप्टर का समाप्ति हो गया और आपने देखा कि कितने प्रकार के शर्त प्रकट करने वाले या कल्पना सूचक वाक्य होते हैं और उनका हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। थैंक यू।